सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइसेंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुणमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे हो? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? नहीं चल रही है? अच्छी चल रही होती तो बात कुछ और ही होती, आपके मार्क्स जो हैं वो कुछ और ही आते, लेकिन उतने अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और अच्छे से प्रिपेयर करिए। वीडियो देखने के बाद अपनी बुक्स ज़रूर पढ़िए, एटलीस्ट पाथ फाइंडर को पढ़िए। आपको कोई लाइन वहाँ से समझ नहीं आती है, मुझे यहीं पे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूँगी, लेकिन बताइए ज़रूर, ठीक है? तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 में मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताऊंगी, बोर इफेक्ट क्या हुआ, हेल्डेन इफेक्ट क्या हुआ, क्लोराइड शिफ्ट क्या हुआ, किस तरह से रेस्पिरेशन का कंट्रोल रहता है, ये सब हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे रहता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब जो ब्रीदिंग का पर्पस है एग्जैक्टली वो क्या है? ताकि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जो है वो मिलती रहे बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता रहे। अब इसमें आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जैसे देखने को मिलता है, वैसे ही आपको पल्मोनरी एंड सिस्टमिक गैस एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है? और ये हमेशा रहता है, जो गैस एक्सचेंज रहता है डिफ्यूजन के थ्रू। जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन में गैस है, गैस का ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ से लो प्रेशर की तरफ को गैस जो है वो मूव करती है, ठीक है? हम हमेशा बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस जैसे कि ऑक्सीजन जो है कितना प्रेशर लगा रहा है, उसको उसका पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, पल्मोनरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो किसके बीच में होगा ये होगा आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में एंड एल्वियोलाई के बीच में। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके बीच में होगा? आपकी पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगा, और किसके बीच में? एल्वियोलाई के बीच में। सिस्टमिक किसके बीच में होगा? ये होगा सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज के बीच में और टिश्यू के बीच में। जब हम बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसको दो लॉ से बताया जाता है, डाल्टन्स लॉ एंड हेनरी लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर का लॉ है डाल्टन का, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको उसका पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है? अब ये पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना वो गैस तब एग्जर्ट कर पाती जब वहाँ कोई दूसरी गैस नहीं होती, समझ गए? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होता है वो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस में देखते हैं, लेकिन वो उतना ही होता है जितना गैस अकेले में एग्जर्ट कर पाती। इन द मतलब बाकी कोई गैसेस का मिक्सचर नहीं है, एक अकेला गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट कर पाता उसी को वो उसका पार्शियल प्रेशर उतने के ही बराबर रहता है, ठीक है? चलिए, समझ गए? तो टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है मिक्सचर में? टोटल प्रेशर जो होता है मिक्सचर में, मिक्सचर ऑफ गैसेस में, वो सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। डाल्टन्स लॉ समझे आप डाल्टन लॉ ने क्या कहा कि जो भी आपकी गैस है मिक्सचर ऑफ गैसेस में जितना भी प्रेशर लगा रही है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। अगर वो अकेली होती तब भी वो उतना ही प्रेशर लगा पाती, इसीलिए पार्शियल प्रेशर उसके अकेले प्रेशर लगने के बराबर ही है। अगर हम बोलते हैं कि एक पूरे मिक्सचर में कितना गैसेस प्रेशर है, तो वो जितनी भी वहाँ पे गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर के इक्वलेंट आएगा। दूसरा आता है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो गैस का क्वांटिटी है जो लिक्विड में डिसॉल्व करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके पार्शियल प्रेशर के और उसकी सॉल्युबिलिटी पे। क्या कहा हेनरी लॉ ने कि गैस का क्वांटिटी जो है वो कितना लिक्विड में डिसॉल्व करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितना उस गैस का पार्शियल प्रेशर है और कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ब्लड का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है गैस का जो डिसॉल्व करती है फ्लूइड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल प्रेशर
गैस के पार्शियल प्रेशर के। तो कितना, इन शॉर्ट बताती हूँ, हेनरी लॉ कहता है कि कितना गैस जो है वो डिसॉल्व करेगा फ्लूइड में, वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि 760 जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपका सी लेवल पे प्रेशर होता है। आपका ऑक्सीजन जो है वो 0.1 कॉन्सेंट्रेशन में 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। आप 0.21 को मल्टीप्लाई करेंगे 760 के साथ तो आपको जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर देखने को मिलेगा आपको 160 या आप 159 लेते हैं, 159 या 160 mmHg आपको देखने को मिलता है। तो 159 mmHg जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। इसी तरह से नाइट्रोजन का आप 78% लेते हैं तो 78% आप 0.78 को मल्टीप्लाई कर देंगे 760 के साथ तो आपको 593 mmHg जो है वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम होता है, 0.3 और 2 mmHg जो है आपको देखने को मिलेगा। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के टाइम पे सीधी सी बात है क्या होगा, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और आपकी जो कैपिलरी है उस पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम रहेगा। देखिए ये आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं तो डेफिनेटली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। पल्मोनरी वीन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज ध्यान से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, ठीक। जो हमारा एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई में आपको अप्रोक्सीमेटली 100 to 104, कई बार आप 100 पढ़ते हो जैसे यहाँ 100 लिखा है या 104, ठीक है। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 104 होता है, लेकिन आपकी जो कैपिलरीज हैं उनमें आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना देखने को मिलता है, वो होता है 40 mmHg। जैसे पल्मोनरी आर्टरी आ रही है 40 mmHg है, ठीक है। आपकी वीन्स में भी वीन्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक। लेकिन उनमें आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स है उनमें क्या है 40 mmHg है, ठीक। और आपके एल्वियोलर सैक में कितना है बताइए, आपके एल्वियोलर सैक में है 104 और 100 mmHg। तो डेफिनेटली एल्वियोलर सैक से जो है वो किस में आ जाएगा, पल्मोनरी वेसल्स में आ जाएगा, पल्मोनरी वीन में आ जाएगा, ठीक। अब पल्मोनरी वीन में वही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहेगा जितना कि किस में है, जितना कि आपके एल्वियोलर सैक में है। अगर 100 है तो 100 होगा, 104 है तो 104 होगा, ठीक है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में 46 mmHg होता है, लेकिन आपके एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो आपका बहुत कम रहता है, वो 40 mmHg रहता है, ठीक है। कितना रहता है 40 mmHg। ये मैं आपको यहाँ से भी नहीं, देखिए यहाँ से इससे मैं मोर अप्रोप्रिएटली आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 46 mmHg। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू जो है एक्सचेंज रहेगा, कैपिलरीज से डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चले जाएगा, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में आ जाएगा तो आपकी पल्मोनरी वीन में चला जाएगा। तो पल्मोनरी वीन में अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उतना ही होता है जितना एल्वियोलाई में था, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना होता है 40 mmHg ही होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, समझ गया, ये आपको समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एक्सहेल्ड, ऑक्सीजन इनहेल्ड, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सहेल होती है, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, डाउन द मतलब ये आपका ये एल्वियोलाई के थ्रू है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो आएगा। देखिए एटमॉस्फेरिक एयर, अच्छा ये एयर की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक एयर का जो है वो पार्शियल प्रेशर 159 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है। एल्वियोलाई में मैंने कहा ना कभी 100 पढ़ोगे, 104 पढ़ोगे, 105 पढ़ोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 105 नहीं होता है। ये आपकी पाथफाइंडर पे इतना बड़ा मिस्टेक किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 40 mmHg होता है, ठीक है। तो देखिए अब आप ये समझ गए। अब यहाँ देखिए ये आपका एल्वियोलाई के साथ हो गया, अब यहाँ पे आपने देख लिया, अब ये हार्ट में आएगा, हार्ट में आप क्या आ गया सिस्टमिक आर्टरीज में, ये पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आया, तो हार्ट से सिस्टमिक आर्टरीज में भी उतना ही रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं 100 और 104 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 40 mmHg रहेगा। लेकिन सिस्टमिक वीन्स में जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है
देखिए यहाँ पे 40 mm Hg है और कार्बन डाइऑक्साइड का 46 mm Hg है। इसका मतलब है सिस्टेमिक कैपिलरीज में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टेमिक कैपिलरी को दे देगा, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से ले लेगा। तो इसी तरह से क्या रहेगा, पल्मोनरी और सिस्टेमिक गैसेस एक्सचेंज रहेगा। जब भी यहाँ इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे एक्सचेंज जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। चलिए ये क्लियर है सब कुछ कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना। और देखिए क्या होता है आपका पल्मोनरी आपने पढ़ा और दूसरा पढ़ा आपने सिस्टेमिक पढ़ा, किस तरह से होगा ये आप समझ गए हैं। तो जो भी अमाउंट ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा सेल को, ठीक, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से ली जाएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कितना जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर लोअर है सेलुलर, अगर क्या होता है जो एक्टिव टिश्यू है मेटाबोलाइज कर रहा है तो उस पर कम ऑक्सीजन रहेगा या ज़्यादा रहेगा। लो होगा ऑक्सीजन तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, लो ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऐसा होगा क्या? देखिए मैं बोल रही हूँ, द मोर एक्टिवली अ टिश्यू इज मेटाबोलाइजिंग, द लोअर द सेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड मतलब लोअर द फॉल, एक्चुअली कम फॉल होगा। लोअर द सेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन फॉल, मतलब ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम स्पीड पे फॉल करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा राइज करेगी। आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे होंगे फॉर श्योर। देखिए अगर कोई किसी भी टिश्यू पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन जो है जल्दी नहीं ऑक्सीजन में ज़्यादा गिरावट भी नहीं आएगी एकदम से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर एक्टिव सेल है मतलब वो फास्ट काम कर रही है, फास्ट काम कर रही है मतलब फटाफट कैटाबोलाइज कर रही है ग्लूकोज का। इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ठीक मिल रही है उसको, लेकिन ठीक तो मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अब पार्शियल प्रेशर फिर से क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा और अल्टीमेटली डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो होता रहेगा। अब आपको समझ आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, यहाँ पे आपको क्लियर है, ये चीज़ भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये सिस्टमिक गैस एक्सचेंज हम जानते हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन आती है, में लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, और आपका पूरी बॉडी से वीने कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, वो फिर से वहाँ ऑक्सीजनेट होगा। तो ये सारा काम जो है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे कितना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे रहता है। ऑक्सीजन जो है वो मेनली जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इजीली वाटर में डिजॉल्व नहीं करती है, तो सिर्फ 1.5% ही ऑक्सीजन जो होती है, जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है, 1 to 2 नहीं मैं कहूँगी, हाँ मतलब 1 to 2 ही रहा है, 1.5% ऑलमोस्ट है ना, वो उसको प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बाकी की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आपकी हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, मोस्टली किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम देखें तो उसमें हमें 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको कितना ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलता है, 20 ml। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो क्या है, कैसा है आपका, टेट्रामेरिक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, एलोस्टेरिक होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। 4 इसमें क्या हो गया आपके पास, 4 जो हैं वो सब यूनिट्स होंगी। हर एक सब यूनिट में जो है वो क्या रहेगा, एक प्रोस्थेटिक हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा। हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एक आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन डेरिवेटिव है। ठीक, हीमोग्लोबिन जो है वो सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, आर्कटिक फिश में नहीं होती है। बहुत सारे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्क में भी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो ह्यूमंस में भी प्रोड्यूस होता है और सारे के सारे टेट्रामर होते हैं। अगर आप एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन में आपको अल्फा बीटा की जगह आपको एप्सिलिन 2 जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, गोवर 1 टाइप हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं।
जब 8 हफ्ते का है। अब जब फीटल स्टेज में आ जाता है तो अल्फा टू गामा टू दिखती है, उसको हम हीमोग्लोबिन एफ बोलते हैं। ठीक है, अडल्ट में जो है वो अल्फा टू अल्फा टू अल्फा टू डेल्टा टू इस तरह से मिलती है। तो अल्फा टू बीटा टू वाली को हम बोलते हैं HbA1 और अल्फा टू डेल्टा टू वाले को हम बोलते हैं HbA2। ठीक है, तो चलिए ये तो आप समझ के किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन के पास जो है वो आपकी एक एक सब यूनिट जो है एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकती है, और तब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, ये ऑक्सीडेशन नहीं ऑक्सीजनेशन होता है। और आयरन जो है वो फेरस आयन की फॉर्म में Fe2 पॉजिटिव स्टेट में ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड करता है। फेरिक स्टेट में Fe3 पॉजिटिव स्टेट में जो है वो आयरन बाइंड नहीं कर सकता ऑक्सीजन के साथ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट रहता है कि कितना ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, वो होता है हीमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर कि कितना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतना ही ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जब आपका ऐसा हीमोग्लोबिन जिसपे कोई पहले ऑक्सीजन नहीं था, उसको हम डिऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोल देते हैं। जब डिऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कंप्लीटली क्या करता है, जब आपका डिऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कंप्लीटली ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। अगर आपका डिऑक्सी हीमोग्लोबिन का 2 सब यूनिट जो हैं ऑक्सीजन से भरी हुई हैं, 2 सब यूनिट ऑक्सीजन से खाली हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कैसा है, कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, वो हेमी सैचुरेटेड समझ लेंगे, वो 50% सैचुरेटेड है, पूरा सैचुरेटेड नहीं है। समझ के, तो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो आपको देखने को मिलता है, एस शेप्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, सिग्मोइड शेप जो है, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और ये हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो इंक्रीज करता है, वैसे वैसे जो है वो आपका हीमोग्लोबिन का क्या होता है, सैचुरेशन होता है। लेकिन फिर जब सारे के सारे फिल्ड हो गए तो एक जो है वो आपको स्टेबल स्टेट जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि पार्शियल प्रेशर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके साथ ही टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी हम इसको बोलते हैं, और पीएच जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप समझ ही गए। ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कर्व जो है वो लेफ्ट और राइट को शिफ्ट होती है, ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। तो देखिए समझते हैं कैसे। जो फैक्टर्स हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करते हैं, ठीक, पहले आता है पीएच। जितना कम पीएच होगा मतलब आपके हाइड्रोजन आयन उतने ही होंगे। ठीक, जितना कम पीएच होगा, देखिए जितना भी ये हाँ हाई पीएच लिखा है, ठीक, जितना कम पीएच होगा किस तरफ को मूव करेगा, आपका कर्व जो है वो राइट की तरफ को मूव करेगा। याद रखें, हायर द पीएच, ठीक है, शिफ्ट इज टुवर्ड वेयर, राइट साइड। पीएच जो है, इफेक्ट ऑफ पीएच जो है क्या रहता है, और जो आपका इफेक्ट होगा पीएच का, वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को लो कर देगा। ठीक, तो आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा राइट की तरफ को। जो आपका पीएच का इफेक्ट आया, इनफैक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट आता है ऑक्सीजन की एफिनिटी पे, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, उस एफिनिटी पे पीएच का जो इफेक्ट रहेगा मेनली, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफेक्ट रहेगा, उसको बोहर इफेक्ट कहा जाता है। लो पीएच पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबिन जो है वो उन हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन आ जाती है और उसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन के लिए। इसीलिए कम अगर पीएच होगा, एलिवेटेड हाइड्रोजन आयन होंगे, तो हमें राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर आप पीएच को बढ़ाते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। दूसरा आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड में एंटर करता है तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लड में एंटर करता है तो टेम्परेली जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म हुआ रेड ब्लड सेल्स में, वो डिसोशिएट करता है हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट्स में। अब हाइड्रोजन आयंस अगर आएंगे तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज की वजह से जो है वो पीएच जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज की वजह से पीएच जो है डिक्रीज करेगा, पीएच डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ जुड़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और उसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होगी, ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन की, उसको कम कर देंगे। तो इस तरह से इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड में डिक्रीज आएगा पीएच में, और जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी होगी कार्बन ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाएगी। आपका नेक्स्ट आता है बीपीजी और DPG23 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, ये एक हाईली चार्ज एनायन होता है डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में, मतलब जब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं लगा है तो उस टाइम बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसके साथ ये जुड़ जाता है। जब अभी ऑक्सीजन भी नहीं जुड़ा है उससे पहले ही जो है ये जुड़ जाता है बीटा ग्लोबिन के साथ, और ये रिड्यूस करता है हीमोग्लोबिन का एफिनिटी टू ऑक्सीजन, इसीलिए ये शिफ्ट करेगा कर्व को राइट की तरफ को। समझ गए? तो देखिए, अगर 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट और बीपीजी ज़्यादा है तो ये बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी एफिनिटी को लो कर देगा, तो इंक्रीज टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2,3 डीपीजी एंड डिक्रीज पीएच और इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, ये सारे शिफ्ट करते हैं आपकी कर्व को, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को टुवर्ड राइट। और अगर टेम्परेचर कम है, का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पीएच ज़्यादा है यानी कि हाइड्रोजन आयन कम है, और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कम है, तो शिफ्ट होगा आपका किसकी तरफ को? आपका शिफ्ट रहेगा लेफ्ट की तरफ को। समझ के? चलिए अब बात करते हैं हम बोहर इफेक्ट। तो आपको समझ आ गया, ये आपके सबसे पहले जो जिन्होंने बताया था तो ये क्रिश्चियन बोहर ने बताया था, ठीक है। सबसे पहले जो इसके बारे में बताया गया था ये किसने कहा था? क्रिश्चियन बोहर ने कहा था हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई? एसिडिटी के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। मतलब क्या होगा? एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो उतनी कम होगी हीमोग्लोबिन की, ठीक। तो बोहर इफेक्ट जो है वो क्या करता है, वो क्या बताता है कि पीएच का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, ये कार्बोनिक एसिड का क्या रोल है, ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको समझा दी हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट जो है किस तरह से रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आर्ट्रियल जो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, वो टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू होगा बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज करता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कहाँ को? एल्वियोलाई में। तो ये किस किस फॉर्म में करता है? एक तो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, आरबीसी के थ्रू जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। देखिए बाइकार्बोनेट H2CO3 बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है। बहुत यहाँ भी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जाएगा, और बहुत सारा जो है वो आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी जाएगा। चलिए आपको समझाती हूँ किस तरह से क्या हुआ। देखिए क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन इजीली ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली डिसॉल्व कर जाता है। तो 7% अप्रॉक्सीमेटली 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है वो एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। समझ गए? और दूसरा आपका जो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में चली जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 23 to 25%। और ये जो है इसको हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग साइट जो रहती है वो आपके 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स है ना, उनमें टर्मिनल अमाइनो एसिड पे रहती है, ठीक। तीसरा आता है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में जा रहा है? बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 70% जो ज़्यादा है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही जाता है, ठीक। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन प्लाज्मा में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आरबीसी में आपको मेनली देखने को मिलता है, ठीक। आरबीसी में आपको ये मेनली देखने को मिलता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है कैटालाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिलके बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट बन गए, बाइकार्बोनेट फर्दर जो है वो टूट जाते हैं। देखिए यहाँ बाइकार्बोनेट जो है वो फर्दर किस में टूट जाएंगे? आपके हाइड्रोजन में, ठीक। और दूसरा कार्बोनिक एसिड बना, ये तो कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन में और इसमें बाइकार्बोनेट में जो है ये टूट जाता है, ठीक है। अब आपका यहाँ प्रोटॉन जो है अगर बढ़ रहा है, प्रोटॉन अगर बढ़ेगा तो ये किसके साथ जुड़ सकता है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है ना, जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है?
हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम भी कर सकता है, जानते हैं ना आप। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक, तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को हटा के खुद इसके साथ जुड़ जाती है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट आपको देखने को मिलती है। ये जो आरबीसी में बाइकार्बोनेट्स आयन है ये डिसॉल्व कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं मतलब डिफ्यूज हो जाते हैं बाहर प्लाज्मा में, ठीक। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन जो है वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयन जो है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपका देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो उस पर ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ सकता है। ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या पड़ सकता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी किसके लिए होगी, ऑक्सीजन के लिए ही होगी। सो द लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन द हायर द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जितना ज़्यादा कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कम जुड़ा हुआ है, ठीक, कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो उतना ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही अवेलेबल रहेगा और उतनी ही ज़्यादा एफिनिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा ब्लड का जो है वो कैरिंग कैपेसिटी होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इसी को हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि आप ये दिया था, ये प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन की जिसको जॉन स्कॉट हेल्डेन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का इन द लंग्स वो लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन और जिससे इंक्रीज होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रॉपर्टी को हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पे, उसी को हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का और पीएच का क्या इफेक्ट रहता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, उसको हम बोर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आगे आपके पास देखिए रेस्पिरेटरी स्टेट्स आती हैं। यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, डिस्पनिया जब डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, एपनिया जब ब्रीदिंग हो ही नहीं रही है सही से, हाइपरपनिया जब बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रीदिंग हो रही है, हाइपॉक्सिया जब ऑक्सीजन जो है वो सही से बॉडी में नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू लेवल पे मौजूद नहीं है। साइनोसिस क्या होता है कि आपका जो स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ब्लू हो जाती है। पेरिफेरल साइनोसिस जो है कब होता है, जब आपके हाथों पाँव में भी क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब ये कब होती है, जब लो ऑक्सीजन लेवल रहेगा रेड ब्लड सेल्स में और प्रॉब्लम होगी बॉडी को ऑक्सीजन लेने में, उसी पे जब ब्लू जो है आपके हाथ पाँव हो जाएंगे, उसी को साइनोसिस कहेंगे। हाइपर कैप्निया क्या होता है, हाइपर कैप्निया को आप हाइपर कार्बिया भी कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो उसको हाइपर कैप्निया कहेंगे, कम कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो उसको हाइपोकैप्निया कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, साइक्लिक मैनर में होता है, ठीक है। और हमारी ह्यूमन में एबिलिटी होती है कि हम जो है वो रेगुलेट कर देंगे। तो क्या होता है, ये हो गए आपके दो सेंटर्स होते हैं, ठीक है। एक आपका सेंटर होता है पॉन्स में, एक होता है मेड्यूला में। एक सेंटर आपके पॉन्स में होंगे जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर्स। दूसरे सेंटर्स आपके पास होते हैं मेड्यूला में जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। ग्रुप ले लीजिए, समझ गए। तो आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो कहाँ हैं, मेड्यूला में हैं और आपके पॉन्स में हैं। तो मेड्यूला में जो है उनको क्या बोलते हैं हम, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और जो यहाँ है पॉन्स में हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूटिक सेंटर। पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप भी इनको एक साथ कहा जाता है, ठीक है। रिदमिकली हम ब्रीथ कर रहे होते हैं आराम से, ठीक। और वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं डायफ्रैगम में, उनकी वजह से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन जो होता है इन मसल्स का, वो किसकी कमांड में होता है, वो होता है आपका ये जो आपकी डोर्सल और वेंट्रल, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का वो होता है मेडुलरी सेंटर की कंट्रोल में, ठीक है। जो इम्पल्सेस सेंड करता है मोटर न्यूरॉन को, जो मोटर न्यूरॉन आपकी मसल्स के पास होते हैं। डायाफ्रैगम में जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जो मतलब डायाफ्रैगम में जो आपके न्यूरॉन्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो मोटर न्यूरॉन को सप्लाई रहती है आपके इन वेंट्रल एंड डोर्सल
रेस्पिरेटरी ग्रुप से, और वो रिलैक्सेशन को और कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। देखिए क्या होता है, अब दो ग्रुप में है ये तो आप समझ गए। जो आपके इंस्पिरेटरी, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, उसमें मोस्टली इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो जब इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है उनको फायर करता है, ठीक, मतलब उनको स्टिमुलस देता है, ठीक है, उनको बोलता है कि ऐसा करो। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जब आपके इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को फायर करता है, इंस्पिरेशन होती है, ठीक। जब वो स्टिमुलस को रोकता है, जब ये उन न्यूरॉन के स्टिमुलस को रोकता है, तो एक्सपिरेशन होती है, ठीक है। तो आपका जो नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट हुई इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स की वजह से, उससे एक ब्रीदिंग रिदम बना, बेसिक रिदम बना, है ना। इन्होंने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ने जब फायर किया उन मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्शन हुई, इंस्पिरेशन हुई। जब इन्होंने फायर उस स्टिमुलस को रोका, रिलैक्सेशन हुई, आराम से क्या हो गया, एक्सपिरेशन हो गई। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए, गुड, ठीक है। तो आपका जो ब्रीदिंग के टाइम पे क्या रहता है, 2 सेकेंड के लिए आप जैसे इंस्पायर करते हैं, 3 सेकेंड के लिए आप एक्सपायर करते हैं, और जब वो 2 सेकेंड खत्म होते हैं ना, जैसे ही वैसे ही इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो इनएक्टिव कर देता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, इसमें इंस्पिरेटरी न्यूरॉन भी होते हैं, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन भी होते हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेटरी न्यूरॉन होते हैं। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में इंस्पिरेटरी न्यूरॉन भी होते हैं, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। ये दोनों ही जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है उस दौरान जो है नर्व इम्पल्सेस इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को इंस्पिरेटरी न्यूरॉन से जाती हैं, ठीक है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, जैसे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को इम्पल्सेस देगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे एक्सपिरेटरी न्यूरॉन। अब एक्सपिरेटरी न्यूरॉन से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की एंड एब्डोमिनल मसल्स की। देखिए ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम हो रहा है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम पे तो रिलैक्स किया आपका डायफ्राम एंड आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लेकिन फोर्सिबल जब एक्सपल्जन हो रहा है तो उस दौरान वेंट्रल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है वो सिग्नल भेजेगा इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन एक्टिवेट करेंगे एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को, और जो इम्पल्सिस एक्सपिरेटरी न्यूरॉन जो है वो जनरेट करेगा, उसकी वजह से इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। थोरेसिक कैविटी का साइज नॉर्मल साइज से और ज़्यादा डिक्रीज होगा और फोर्सिबल जो है वो एक्सपिरेशन होगा, ठीक है। तो बेसिक जो आपका मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर हुआ वो बेसिक रिदम और रेस्पिरेशन का बना रहा है। बाकी 2 सेंटर जो और हैं, देखिए ये किसको भेजेगा, देखिए आप समझ गए ना, ये आपका इंस्पिरेटरी होगा, ये आपका एब्डोमेन एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को भेजेगा सिग्नल्स, ये आपका डायफ्रैगम एंड किसको भेजेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। तो मेडुलरी तो हो गया कि बेसिक रिदम बना रहा है रेस्पिरेशन का। उसके साथ आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, जो आपके कहाँ है, ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या होता है, अब ये जो सेंटर है, ठीक है, वन ऑफ दीज सेंटर्स कौन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स में है। ये इम्पल्सेस भेजता है किसको, आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, ठीक। इसके इम्पल्सेस भेजने की वजह से ही इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो स्विच ऑफ होते हैं और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं। जब न्यूमोटैक्सिक एरिया ज़्यादा एक्टिव होता है, ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर एपन्यूस्टिक सेंटर है वो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को रोकता है स्विच ऑफ होने से, जिसकी वजह से डीप इंस्पिरेशन जो है वो हो सकती है। समझ गए कि ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी आपका ग्रुप है, ठीक है, तो आपका चाहे डॉर्सल है, ठीक, तो इस पे ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है एंड एपन्यूस्टिक सेंटर है। क्या करेंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, जो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं उनको जल्दी स्विच ऑफ कराता है, मतलब फटाफट से सांस लो, बंद कर दो, फटाफट से सांस लो, तो मतलब ब्रीदिंग जो है वो रैपिड होगा, ठीक। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो उल्टा काम करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, वो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को बंद होने से रोकता है, तो इंस्पिरेशन को जो है वो लंबा कर देगा, ठीक है। उसके आगे लास्ट हमारे पास बात आती है कीमो रिसेप्टर्स की, कि कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है।
तो रेस्पिरेटरी सेंटर तो हमको समझ गए कि हम क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक, कहाँ कहाँ क्या होंगे, ठीक। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर जानते हैं कि कैसे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना है और डेप्थ कितनी होगी, मतलब ज़्यादा होगी छोटी होगी ब्रीदिंग, उसको कंट्रोल करना है। वो जो एक्टिविटी होती है ना इनकी, वो भी इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द इनपुट ऑफ दिस कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो तरह के ग्रुप हमको देखने मिलते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो मेडुला ऑब्लोंगेंटा के आसपास होंगे, एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स में हमको ऑप्टिक बॉडीज देखने को मिलती हैं जो ऑप्टिक आर्क के आसपास होती हैं, कैरोटिड बॉडीज देखने को मिलती हैं जो कैरोटिड आर्टरी के आसपास होती हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं, ये आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा ना और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, उसमें पीएच के चेंज को पहचानते हैं। आर्टरी जो है, आर्ट्रियल का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो वो किस आर्टरी का तभी बढ़ता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है, जैसे कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन में आती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो पीएच में फॉल होता है। जब पीएच में फॉल होगा, ठीक है, पीएच में फॉल किसकी वजह से होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जुड़ती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। अब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, लो पीएच हो जाएगा। अब लो पीएच जो है वो स्टिमुलेट कर देता है इन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को, ठीक है। और हम समझ जाते हैं कि लो पीएच है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो क्या करना है, ब्रीदिंग को बढ़ाना है, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर ले जाना है। इसलिए सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करते हैं, बट वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पीएच में चेंज आया उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पे ऑक्सीजन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, डायरेक्ट उसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक। और ये ऑक्सीजन मोस्टली पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू थोड़ा काम कर सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंट ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं मोस्टली वो आपकी कैरोटिड बॉडीज में होते हैं, कुछ एक जो है वो ऑप्टिक बॉडीज में भी पाए जाएंगे, ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो हैं डिटेक्ट करते हैं चेंज इन द ऑक्सीजन, जो ब्लड में ऑक्सीजन में चेंज होगा, ठीक है। ऑल दो ये थोड़े एक्सटेंट तक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है आर्टेरियल ब्लड में फॉल होता है तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर एक इंक्रीज जो होगा आइदर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में, वो भी थोड़ा इन कीमो रिसेप्टर्स को इंक्रीज कर सकता है, ठीक। लेकिन फिर भी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन आपका जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं उन पे ऑक्सीजन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू ही कॉन्सेंट्रेशन देखी जाएगी, पेरिफेरल से बहुत ही कम देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कम है ज़्यादा है, ये कीमो रिसेप्टर भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर हैं उनकी एक्टिविटी को, ठीक। इसके साथ ही आप डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज, एस्थमा, एम्फिज्मा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत बेसिक डिजीज हैं। अगर आपको नहीं आती हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगी, किसी कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर बता दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिटेल्स जो हैं आपकी स्क्रीन्स पे हैं फी की, और उससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा, और इससे आपको 10% ऑफ मिलता है। जाइए अनअकैडमी पे नेहा तनीजा मैम को फॉलो करिए, वो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकती हैं नेट JRF के लिए। उसके साथ ही जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कहीं हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, आप क्लिक करेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।